नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे कोरोना वर्सेस चुनाव की। उत्तराखंड में चंद ही महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच कोरोना और ओमिक्रॉन का काला साया प्रदेश को आगोश में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में इस वक्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कई जगह पर नाइट कर्फ्यू चल रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में जनसभाओं और रैलियों पर अभी तक कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। इन दिनों प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी देहरादून में नव परिवर्तन रैली की और सुबह ट्वीट करके खुद को कोरोना पॉजिटिव होने का मैसेज किया। नेता भले ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने का दम भर रहे हों, लेकिन चुनावी माहौल की तस्वीरें इससे बिल्कुल जुदा हैं। देवभूमि के दंगल में आज कोरोना वर्सेस चुनाव पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तराखंड में कोरोना अब लोगों को अपनी जद में ले रहा है। जहां एक तरफ चुनावी शोर है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो रही है। रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना की चाल में इजाफा कर रही है। तमाम तरह की पाबंदियां सिर्फ जनता के खाते में आई हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों में आयोजन पर रोक लगी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की रैलियां बदस्तूर जारी हैं। जनसभा करने वाले नेताओं की रैलियों में उमड़े जनसैलाब में अगर थोड़ा भी संक्रमण फैला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये भी बड़ा मुद्दा है। जितने एयरपोर्ट हमारे हैं, जो सीमाएं हमारे, जो बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ पे हमने चेक पोस्ट बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं जिलाधिकारियों को, और ये कहा है कि रैंडम चेकिंग सबकी की जाए और जो विदेश से आ रहे हैं लोग उनके 100% जो है उनका RT-PCR करने के लिए निर्देश दिए। देखिए, इसमें सैटरडे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है सभी मुद्दों पे डिस्कशन हुआ था। 15 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन, उसके बारे में हुआ था। बाकी अन्य मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था। बाकी शासन जैसा निर्देशित करेगा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया। संक्रमण के मामले में अगर बात करें उत्तराखंड राज्य से, तो प्रदेश में 24 घंटे में 179 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 104 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू किया जा सके, इसलिए उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। उत्तराखंड सरकार कोविड-19 का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी दे रही है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन दिन में होने वाली रैलियों में उमड़ा जनसैलाब सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा आता है तो उसकी पालना की जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन चुनाव है और कोरोना बढ़ रहा है, और क्योंकि कल ही एक रैली में जो देहरादून में एक रैली थी, उसमें केजरीवाल जी को भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो हमारा ये कहना है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमें SOP का ध्यान रखना चाहिए और सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, और आगे जो भी कार्यक्रम हो और उसमें ध्यान रखना चाहिए, और हम भी ध्यान रखेंगे। प्रदेश भर में चुनाव का शोर है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन संक्रमण का खतरा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव टालने की मांग करने के लिए एक याचिकाकर्ता नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हुए है। मैं चाहूँगा आपके थ्रू भी ये कम्युनिकेशन हो कि हमारे पोलिंग बूथ टोटली सैनिटाइज्ड होंगे, कम्युनिकेशंस विल बी देयर, और कहीं पर भी हमें कोताही बरती जाएगी तो उचित एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। संविधान के मुताबिक संक्रमण को देखते हुए चुनाव टाले जा सकते हैं। जैसे पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान चुनाव आयोग ने कई राज्यों के पंचायत चुनाव और कई विधानसभा और लोकसभा सीटों के उपचुनाव को टाल दिया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग अपने हिसाब से चुनाव कराने को स्वतंत्र है। कोरोना और चुनाव के बीच जनता है, जिसके सामने सरकार को चुनना और कोरोना से बचने की चुनौती है। ऐसे में चुनाव और कोरोना खुद एक दूसरे के सामने खड़े हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।
और आज कोरोना वर्सेस चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में अनिल भास्कर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कमलकांत यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही अमरेंद्र बिष्ट हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये कि आज की जो डिबेट हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, न किसी पार्टी से जुड़े किसी मुद्दे के लिए है। आज की डिबेट हमारे इस देश के लिए है जो कोरोना की 2 लहरों से अपनों को खो चुका है, और अब तीसरी लहर जब दस्तक दे रही है, हमारे मुहाने पर खड़ी है, उसके बाद भी जो सभी पार्टियां हैं वो कोरोना को दरकिनार कर चुनावी रैलियों में पूरी तरह से भीड़ इकट्ठा कर रही हैं। तो आखिर कैसे इस तीसरी लहर से निपटा जा सकेगा? कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल जी, राहुल गांधी की भी रैली हुई थी, बड़ी संख्या में भीड़, दावे भी बड़े जोर शोर से आप लोग करते हैं कि हमारी रैली में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, और अब कोरोना भी उसी रैली से सबसे ज्यादा फैलेगा, क्योंकि जहां जितनी भीड़ वहां उतना कोरोना और उतना ही ओमिक्रॉन। तो किस तरह से आप उत्तराखंड को बचाएंगे? देखिए, पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं, और दूसरी बात यह है कि ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, चाहे किसी की भी रैली हो, निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन समस्या एक बात है कि इसमें कोई ना कोई जो गाइडलाइन है, जो इतना लेट किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उसको कोई दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। अब समस्या यह है कि एक पार्टी लगातार अगर अपनी वर्किंग चालू रखी हुई है, उसने अपनी वर्किंग कर रही है, और दूसरी नहीं करेगी तो भी एक स्थिति खराब होती है। अब ये एक, मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, जिस प्रकार की सारी एसओपी जो बताई जा रही है कि ये जांच होगी, वो जांच होगी, मैं भी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ तो कुछ लोगों की जांच चेक हो रही है, कुछ लोगों की नहीं हो रही है। भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उनको निकाल दिया जा रहा है, एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं तो कागजी यानी अनिल जी, आप ये खुलकर मान रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी रैली करेगी, अगर दूसरी पार्टी कोरोना फैलाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी, तो कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं हटेगी, यानी कांग्रेस भी वही करेगी जो सब करेंगे। फिर आप कैसे अलग होने की बात करते हैं? नहीं, देखिए, बंगाल में सबसे पहले राहुल गांधी ही थे जिन्होंने कहा था मैं आगे रैलियां नहीं करूंगा। उन्होंने समस्या को समझा, और जिस समय राहुल जी की रैली हुई थी उसके बाद तब तक वो कोरोना के इतने वो केस नहीं आए थे देहरादून के रैली के बाद भी। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिन से, 5-6 दिन से जो केस आ रहे हैं, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के कम आ रहे हैं। जो कोरोना जिसने पहले तबाही मचाई थी, वो कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के कम है। तो इस प्रकार की ये चिंता का विषय तो है निश्चित रूप से। अब इस पे फटाफट जल्दी से तत्काल कोई ना कोई गाइडलाइन चुनाव आयोग को लेनी चाहिए, और उसको तय करना चाहिए कि आगे या तो बिना रैलियों के इसमें मतलब ये चुनाव हो, या किसी भी जो भी हो जिस प्रकार से निर्णय ले, उसको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निर्णय लेकर के सबके बीच में यानी चुनाव आयोग पर पूरा ठीकरा आप फोड़ रहे हैं कि चुनाव आयोग ही सब कुछ करेगा, उसके बाद ही बाकी जो पार्टियों के लोग हैं वो जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अमरेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की महारैली होती है, और अब अरविंद केजरीवाल जी को कोरोना हो गया है। बताइए, इस तरह से आप उत्तराखंड के विकास की बात करेंगे? सिर्फ विकास कैसे होता है? विकास तो जनता का होगा ना। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, कोरोना ओमिक्रॉन किस तरह से फैल रहा है, आपको पता है ओमिक्रॉन का जो आर फैक्टर है वो कितना ज्यादा है। एक व्यक्ति जो ओमिक्रॉन से संक्रमित होता है वो अपने से 35 और लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी इतना ज्यादा आर फैक्टर डेल्टा और कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। आज 8 मरीज सामने आए ओमिक्रॉन के उत्तराखंड में, और उसके बाद भी इस तरह की महारैली हो रही है। नेता खुद जो कोविड के नियम है वो तोड़ रहे हैं, तो कैसे होगा विकास? कैसे सुरक्षित रहेगी हमारे उत्तराखंड की जनता? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर हमको ये स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में ये परंपरा है कि जब तक कोई नियम नहीं बन जाता तब तक चाहे नेता हो या कोई आम आदमी हो मतलब वो उसका पालन नहीं करता। निश्चित तौर पर जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि सरकार को इसमें गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक गाइडलाइन जारी नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ता इसका पालन करेगा। तो जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, निश्चित तौर पर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, और दुर्भाग्य से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और ये अरविंद जी के साथ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है यदि इसी तरह से खुली लेकिन बात तो ये है ना कि अरविंद जी के साथ हुआ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर जो और लोग मौजूद थे उस रैली में कितनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। कल जब मैं डिबेट कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े जोरों शोर से कह रहे थे कि हमारी रैली में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, सब वोट में तब्दील होगी। भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन भीड़ से और क्या कुछ हुआ? क्या ये आपने सोचा है? चुनावी साल है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर है, इससे भी नहीं हमको बचना है ना।
आप और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जब तक चुनाव आयोग कोई नए नियम नहीं बनाता, चुनाव आयोग ने अगर रैली को लेकर ये कहा है कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप चाहें तो वर्चुअली रैली कर सकते हैं, तो वर्चुअली भी तो रैली हो सकती थी ना, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं अपनी बात में गरिमा इसी बात को तो मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में जिस तरह से सभी एक राजनीतिक दल कोई रैली शुरू करता है तो फिर दूसरा दल भी अपनी रैली करता है, तीसरा भी अपनी रैली करता है। तो जब तक सरकार में बैठा जो दल है उसको, चूंकि वो बड़ा दल है, उसकी जिम्मेदारी अन्य दलों की अपेक्षा ज्यादा भी है, तो उनको इस पर लागू करनी चाहिए, एसओपी जारी करनी चाहिए, ताकि यदि वर्चुअल रैली की भी परंपरा है तो सबके लिए हो जाए, वर्चुअली अगर अपना चुनाव प्रचार भी करना है तो वो भी सबके लिए हो जाए। तो ये ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। और ठीक है, यानी सब कुएं, यानी अगर एक कुएं में कूदेगा तो आप सब भी कुएं में कूदेंगे, क्योंकि अभी हमने कांग्रेस से बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर सब करेंगे तभी हम करेंगे। सीमा जी के पास हम चलते हैं, बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है। सीमा जी, कल अरविंद केजरीवाल जी की रैली होती है, आज वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हमने आप और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात किया, वो कह रहे हैं कि अगर जो सत्ता में पार्टी है वो कोई नियम बना दे, वो खुद भी वर्चुअली रैली करे तो ही हम करेंगे। यानी साफ तौर पर आप लोग देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा माननीय कौन होते हैं, तो ये नेता जो होते हैं यही खुद को सबसे ज्यादा माननीय कहते हैं। आप भी अपनी पार्टी के शीर्ष लोगों को यही कहेंगे कि सबसे ज्यादा माननीय हैं, जागरूक नागरिक भी यही हैं, जिम्मेदार नागरिक यही हैं। और अगर जिम्मेदार नागरिक ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आम आदमी से आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? सीमा जी, आप बताइए, क्योंकि आप और कांग्रेस का कहना है कि अगर जो सत्ता में पार्टी है वो नियम बनाएगी, वो ऐसा करेगी, तभी हम ऐसा करेंगे। यानी जो रैलियां हैं वो होती रहेंगी और कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जी देखिए, ये चुनाव आयोग का काम है, जैसा चुनाव आयोग हमें निर्देशित करता है हम लोग वैसे ही करते हैं। तो फिलहाल अभी कुछ ऐसी गाइडलाइन चुनाव आयोग ने नहीं दी है, लेकिन यह है कि सरकार का काम है सुरक्षित करना जनता को, तो हमने हर तरीके से अपने इंतजाम कर रखे हैं। और बाकी लेकिन कैसे सीमा जी, लेकिन कैसे सुरक्षित होगी जनता? अगर लगातार रैलियां होंगी, रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी, तो किस तरह से जनता सुरक्षित हो पाएगी? हम दिन में कम से कम 10 बार हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाते हैं कि यहाँ का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, यहाँ का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, साथ में पूरा का पूरा काफिला मौजूद होता है, और इस तरह से रोक लगेगी कोरोना ओमिक्रॉन पर? जी बिल्कुल, ये चुनाव आयोग जल्दी से स्टेप उठाएगा, और जो चुनाव आयोग कहेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। जो चुनाव आयोग का काम है नीति बनाना, नीति बनाने वाले तो नसीहत देकर चले गए, हमने देखा ना। चुनाव आयोग का काम है, चुनाव इतने जरूरी थे, चुनाव आयोग की जब मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश में तो सभी दल वहां पर बैठते हैं और सभी दल कहते हैं कि समय से चुनाव कराए जाएं। क्या दल इस देश के बारे में पहले नहीं सोचते? लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, लेकिन चुनाव तभी हो पाएगा जब इस देश की जनता सुरक्षित होगी वोट देने के लिए। बिल्कुल, तो अगर सभी दल मिलकर ये बात कह दे कि नहीं, रैलीज नहीं होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग अपने आप ही स्टेप उठाएगा। लेकिन खाली अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो उस पे भी यही तो हमारे ऊपर दोषारोपण कहेंगे। अगर हम ही कह दे कि एक्सटेंड कर दो तो ये कहते हैं हारने के डर से कह दिया, अगर हमने कह दिया रैली नहीं कराए तो कहेंगे अपनी रैली करा ली, तो हमारे लिए मना करते। तो जो सब मिलके कहें चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग वही स्टेप उठा लेगा, लेकिन खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती ना। फिर ये सारे यानी सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, देखना होगा। क्योंकि देखिए, ये कोरोना और ओमिक्रॉन ऐसी चीज है ना कि ये सिर्फ आम जनता पर असर नहीं करेगा सीमा जी, ये मैं हूं, आप हूं, कोई हर किसी पर असर करता है। इस वजह से हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। यूकेडी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कमलकांत जी हैं। कमलकांत जी, आप बताइए, लगातार हम देख रहे हैं सारे जो यूकेडी का अभी हमने सम्मेलन देखा था जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो इस तरह से कैसे उत्तराखंड की जनता सुरक्षित रह पाएगी? कोरोना ज्यादा जरूरी है या फिर चुनाव ज्यादा जरूरी है? क्या लगता है? सबसे पहले जनता का जो स्वास्थ्य है वो सबसे जरूरी है ना, क्योंकि अगर वो चरमराया तो भी हम सबको ही निपटना पड़ेगा, जो सरकार है उसको ही निपटना पड़ेगा। क्वेश्चन किससे था? मुझसे? कमलकांत जी से, यूकेडी से कमलकांत जी हमारे साथ लगातार बने हैं। जी मैम, आपने मेरे से पूछा ना? जी जी, अब जवाब दें। मैम, जो हमारे आपने मेरे से पूछा कि जैसे कि आप कह रहे हो कि वहां नैनीताल में एक रैली हुई, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो रैली कहाँ की थी? उत्तराखंड की थी। वो उत्तराखंड के ही लोग थे। जो पहले और जो रैलियां हुई हैं वो उत्तराखंड से बाहर के लोग आए थे, दिल्ली के लोग। क्या उत्तराखंड के अंदर कोरोना का संक्रमण नहीं है कमलकांत जी? क्या उत्तराखंड के अंदर ओमिक्रॉन नहीं फैला हुआ है? क्या सिर्फ बाहर के लोग आकर ओमिक्रॉन फैलाएंगे और वो फैलाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। संक्रमण दर अंदर भी बढ़ रही है लगातार।
सही बोला। जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में अभी ओमिक्रॉन इतना नहीं फैला है, ना ही कोरोना इतना फैला है। जिस तरह से दिल्ली के लोग यहाँ आकर बाहर से फ्लाइटों के माध्यम से, ज्यादातर फ्लाइटों के माध्यम से फिर जनमानस पर पहुंचता है, तब ओमिक्रॉन फैल रहा है। और जो दिल्ली से तमाम लोग, जैसे अभी कल ही रैली थी तो दिल्ली के आए थे मुख्यमंत्री जी, और वहां जिस तरह से तकरीबन 40-50 लोग तो आए होंगे और फिर 40-50 लोगों को से मिले होंगे। अब उनको भी कोरोना हो गया। जिस तरह से वो कोरोना फैला है तो मुझे लग रहा है कि उस तरह से विस्फोट होगा। बाहर से आने वाले लोगों पर ज्यादा एहतियात रखनी। उत्तराखंड में अगर जनमानस है तो वो ऐसा इतना नहीं फैला है, और ओमिक्रॉन जो आएगा बाहर से आएगा, ना कि उत्तराखंड से उत्पन्न होगा। दूसरा, एक अभी तक बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं जो भी बोल रही थी कि जो चुनाव आयोग करेगा, अभी तक तो उत्तराखंड में अभी तक चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है। जब चुनाव आयोग घोषणा कर देता है तब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के पास होती है। अभी तक सरकार के पास है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, चुनाव आयोग के कंट्रोल में नहीं है। गलत बोल रहे हैं। चुनाव आयोग जब घोषणा कर देगा उस दिन से पूरी सरकार जो व्यवस्था होती है वो चुनाव आयोग के पास आ जाती है। अब वो किस तरह से करे या ना करे वो चुनाव आयोग पर डिपेंड होती है। और अभी तक जो है वो सरकार ने निर्णय लेना है कि वो रैली कराए या ना कराए। ठीक है, यानी सरकार के हाथों में है। अगर वो चाहे तो उत्तराखंड की जनता को कोरोना की महामारी से बचा सकती है। सीमा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप सब ने यही कहा, कमलकांत जी को छोड़कर, कि चुनाव आयोग अगर नियम बनाता है तो हम उसको जरूर मानेंगे। लेकिन सीमा जी, क्या मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या किसी भी पार्टी का नेता हो या फिर मैं हूं, आप हो, कोई भी, क्या हम लोग कोरोना प्रूफ हो गए हैं? क्या हमें अपने आप की सुरक्षा नहीं करनी है? क्या हमें ये नहीं सोचना है कि कोरोना आएगा तो अगर मुझे होगा, आपको होगा, तो हम और लोगों को भी संक्रमित करेंगे? हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। पहली और दूसरी लहर में हमने देखा है उन तस्वीरों को जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया था। न सिर्फ देश को बल्कि बाहर के लोगों ने उन तस्वीरों को देखा था। शमशानों से जो तस्वीरें आ रही थी वो पूरे लोगों की आंखों में आंसू ला देने वाली थी। और आज हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जब नियम बनाएगा तब हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए, जनता बहुत जागरूक है और हमें इस चीज को देखना है कि कोरोना के साथ रहते रहते हम किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम सारे कामों को रोक के घर बैठ जाए जैसे हम पहले था। लेकिन पहले ये सब चीजें थी कि हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं थी, हमने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ले पाए थे, हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं थे। लेकिन आज सब कुछ है तो हमने जनता को ये सिखा दिया है कि किस तरीके से कोरोना के साथ आपको जीवन को चलाना है आगे, और किस तरीके से प्रिकॉशंस लेकर सावधानी बरत के अपने सारे काम करने हैं। लेकिन सीमा जी, लेकिन सीमा जी, ये तीसरी लहर की बात हो रही है। अगर इससे पहले के वक्त की बात करें, जब लॉकडाउन खुला सेकेंड वेव के बाद में, तो हमने इस तरह के सवाल नहीं उठाए, क्योंकि तब कोरोना का जो संक्रमण था वो कम हो गया था, बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। लेकिन अब जब थर्ड वेव आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव बहुत ज्यादा असरदार भी हो सकती है, हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन जो डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक होकर आया। आपको पता है ओमिक्रॉन का आर फैक्टर 20 है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति ओमिक्रॉन का अपने से 35 और लोगों को संक्रमित कर सकता है। और अभी हमारे साथ में अमरेन जी थे, वो कह रहे थे कि इतना ज्यादा वो नहीं है ओमिक्रॉन कोई उत्तराखंड में तो हुआ नहीं। अरे एक भी मरीज आया तो 35 लोगों को संक्रमित कर सकता है, और वो 35 के बाद वो जो चेन बनेगी, क्या उसका अंदाजा लगाया है आपने अमरेन जी? तो सीमा जी, ये बताइए कि क्या हम सबको खुद नहीं जिम्मेदारी उठानी चाहिए, या जनता अगर इतनी समझदार होती तो फिर इसके पहले फर्स्ट और सेकेंड वेव में लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ती? फर्स्ट और सेकंड वेव में लॉकडाउन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि फर्स्ट वेव में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कोरोना है क्या और किस तरीके से स्प्रेड होगा, और सेकंड वेव में भी इसी तरह। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि कोरोना इस तरीके से उसको रोका जा सकता है, और ये सब प्रिकॉशंस लेकर उससे हम बच सकते हैं। तो वो सब जनता को सिखा दिया गया है, और जनता बहुत समझदार है, आप उसकी चिंता मत करिए। और बाकी सरकार की जो भी सरकार को जरूरत है उन सब चीजों के मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। ठीक है सीमा जी, हम रैलियों में देख रहे हैं जनता कितनी समझदार है। मैं जब तस्वीरें देखती हूँ रैलियों की तो मुझे 50 या 100 में से सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति मास्क लगाए हुए देखते हैं, वो भी सिर्फ नाक के नीचे। मतलब जनता तो खैर, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। सीमा जी, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, नाइट कर्फ्यू लगाए भी गए हैं, लेकिन दिन में चुनावी रैली हो रही है, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और रात में सख्ती बढ़ती जा रही है। जब वाकई
वाकई में सख्ती की जरूरत है, तब कोई सख्ती नहीं बरती जा रही। तो मतलब क्या है इस नाइट कर्फ्यू का? भाई अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी मेहमान मेरे साथ आज जोड़े, आज किसी पर कोई राजनीतिक पलटवार नहीं हो रहा है, आप सब बताइए कि रात में निकलने वाले लोगों का अगर रेशियो हम देखें दिन में निकलने वाले लोगों के मुताबिक तो कितना कम होता है। रात में अगर 100 दिन में 100 निकलते तो रात में उनमें से सिर्फ 10 निकलते होंगे। और फिर नाइट कर्फ्यू कितना असर करेगा कोरोना के इस चेन को तोड़ने में? कांग्रेस से हमारे साथ में अनिल जी लगातार बने हुए, आप बताइए। सीमा जी कह रही है कि जब चुनाव आयोग नियम बनाएगा तब फॉलो करेंगे, आपने भी कहा कि जब सबके लिए बन जाएगा हम तब मानेंगे, तो फिर कोरोना ओमिक्रॉन से कैसे बचेंगे? मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे अभी इसमें पश्चिम बंगाल में, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, सबसे पहले राहुल गांधी थे ये कहने वाले कि हम लोग रैली नहीं करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान में उत्तराखंड में तो मान सकते थे ना। पूरी बात सुन लीजिए, या तो नहीं तो फिर मैं ठीक है अपनी बात पूरी, ठीक है आप अपनी बात रखिए पूरी। हाँ मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं है ना तो बहुत देर में चुप भी बैठा रहा इसके लिए। तो उन्होंने उसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि हम रैली नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी दल ने यह कहा कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए रैली नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते। अब ये जो सत्ता में बैठी सरकार है आज की तारीख में, जो पार्टी बैठी है, उनको भी संवेदनशील होना चाहिए। दूसरी बात रही चुनाव आयोग वाली बात। पिछले दिनों लखनऊ के अंदर मीटिंग हुई स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग की लेकर के। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं निर्वाचन उसमें जो भारत के हैं सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने इस बात को बोला कि वहां पर इस बात को किया है, कहा है सभी दलों ने कि रैलियों पर रोक लगाई जानी चाहिए, चुनाव होने चाहिए तय समय पर, लेकिन इसको अगर किसी प्रकार से किया जाए तो रैलियों पर रोक लगाई जाए या उसकी संख्या कम की जाए। तो अगर उसको लेकर के भी अगर पिछले 10 दिन के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया गया सरकार द्वारा, क्योंकि चुनाव आयोग और स्वास्थ्य विभाग ने निश्चित रूप से रिपोर्ट सरकार को दी होगी या उनसे सहमति की होगी, आपस में चर्चा की होगी, तो उस पर अगर निर्णय नहीं लिया गया 10-12 दिन के अंदर, तो इसमें गलती तो सरकार की है। अब ये मैं उनकी यूकेडी वाले जो हमारे भाई है उनकी बात सहमत हूं कि अभी तक तो सारे निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पर निर्णय ले, रैलियों पर रोक लगाएं, रैलियों की संख्या सीमित करें, चाहे वर्चुअल रैली की बात करें या उसमें ये बोलें कि हम सिर्फ इतने लोग जाकर के घर घर संपर्क करें, तो कोई एक गाइडलाइन बनाई जाए और उसके हिसाब से चुनाव को संपन्न कराया जाए। ठीक है, यानी जब दूसरे सुधरेंगे हम भी तभी सुधरेंगे, वही वाला हाल सबका हो गया। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में है अमरेश जी आप बताइए। अभी जैसा कि अनिल जी ने कहा कि जब सत्ता में जो पार्टी है वो नियम बनाएगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। आप हमेशा, हम जब आपके साथ जुड़ते हैं तो आप हमेशा आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता या सभी जो प्रवक्ता हैं वो यही कहते हैं कि हम अगर उत्तराखंड में आते हैं तो हम दिल्ली मॉडल पर काम करेंगे। दिल्ली मॉडल की बात हर जगह पर अरविंद केजरीवाल भी करते हैं। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल खूब सख्ती बरत रहे हैं। आज उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है, कई जगहों पर जो पाबंदियां हैं वो लगा दी गई हैं, सख्ती भी कर दी गई है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो वो जो महारैली हुई वो वर्चुअली भी तो हो सकती थी ना। देखिए, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चित तौर पर क्योंकि राजनीतिक दलों को एक राजनीतिक दल यदि कोई रैली करेगा तो दूसरे राजनीतिक दल को भी अपनी रैली करनी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसा मैंने पहले भाग में भी कहा, आप शायद उस समय मेरी बात को ठीक से मैं आपको समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय जरूरत है कि देश की जो सरकार है उनको तमाम राजनीतिक दलों को, जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल है, सबको साथ लेकर के और इस बात पर बात करनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से चुनाव का माहौल है और चुनाव में हमको भीड़, और यदि हम अभी भीड़ इस तरीके की रैलियों से नहीं बचे तो आने वाले समय में हमारा व्यापार भी बाधित होगा, अन्य जो आवश्यक गतिविधियां जो जीवन को संचालित करने की वो सारी गतिविधियां बाधित होने वाली हैं। तो एहतियात के तौर पर पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी को भी और जो अन्य दल भी है उनको साथ लेकर के इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि कोरोना के बढ़ते हुए कम से कम हम लोग राजनीतिक रैलियां हैं या राजनीतिक सभाएं हैं या जो बैठकें हैं उनको स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, यानी आपका भी जब सरकार अमरेश जी, यानी आपका भी मानना है कि अगर बीजेपी कोई नियम बनाती है तो ही उसको फॉलो किया जाएगा और तो ही हम सारे कोरोना के नियमों को मानेंगे। फिलहाल चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप कहीं मत जाइएगा, देवभूमि के दंगल में वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन।
ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत जरूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी जरूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज उनका पालन जरूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कोरोना वर्सेस चुनाव पर। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और हम सुन रहे थे कि किस तरह से सभी पार्टियां एक दूसरे पर आज कोई भी हमला नहीं बोल रही, बल्कि सारी की सारी पार्टियां जो हमारे साथ हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अमरेंद्र बिष्ट, आज के डिबेट की एक सबसे खास बात यह थी कि सभी एक दूसरे से सहमत नजर आ रहे हैं सिवाय बीजेपी के। बीजेपी से हमारे साथ सीमा डोराची हैं। सीमा जी, आपने सुना अभी चाहे यूकेडी से हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हो या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सबने यही कहा कि अगर सत्ता वाली पार्टी जो है वो कोई नियम बनाती है तो हम उसको मानेंगे। और आपको बता दें कि कोरोना के बीच चुनाव होगा। एक तरफ कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर चुनावी रैलियों में भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना और ओमिक्रॉन से हम अपने देश की जनता को बचा पाएंगे? क्या देवभूमि में कोरोना का खौफ कम होगा? क्योंकि जिस तरह से कोरोना एक ओर जोर पकड़े हुए है, दूसरी ओर चुनावी शोर इतनी जोर से हो रहा है, तो आखिर कैसे उत्तराखंड की जनता कोरोना की महामारी से खुद को बचा पाएगी? सवाल यह भी कि आखिर रैलियों पर प्रतिबंध कब लगेगा? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि सभी दल चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, यानी चुनाव से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि जो मेहनत की गई है, चुनावी रैलियां की गई हैं जनता के बीच जाकर, वो दोबारा से करनी पड़ सकती है। सभी मेहमान हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। सीमा जी, अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर यूकेडी, सबने ये कहा कि सत्ता में जो पार्टी अगर वो कोई नियम बनाती है तो हम उसे जरूर मानेंगे। और यूकेडी से हमारे साथ में अमरेंद्र जी, यूकेडी से हमारे साथ में कमल कांत जी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के पास तो अधिकार बाद में जाते हैं, पहले अगर सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, वो चाहे तो नियम बना सकती है। तो आप बताइए फिर आखिर आपकी पार्टी की ओर से ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं आप नियम बना देते हैं? सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगी क्योंकि मैं लेट जुड़ी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मीटिंग चल रही थी, एक्चुअल मीटिंग छोड़ के फिर मैंने अभी डिबेट शुरू करी, तो ढंग से जुड़ नहीं पाई। इसलिए अब आपकी बात का जवाब मैं ही देती हूँ कि मैंने जैसे पहले ही कहा था, ये चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन अगर ये सारी पार्टीज ये मिलके कह देती हैं कि ऑब्जेक्शन उठाए कि ठीक है, और साथ में सहमति भी दे दे कि हम भी रैलीज नहीं करेंगे और हमें भी कोई रैलीज की जरूरत नहीं है, तो बीजेपी भी कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अब हम कहें कि हम रैली अब आगे अब कोई भी रैली नहीं करेगा, तो पता ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि मोदी जी ने तो रैली कर ली, यहाँ पे तो रैली होगी, अब इन्होंने अपनी रैलियां करके हमें मना कर दिया। तो ये हर चीज का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ते हैं, तो इसलिए हम इनको कैसे मना कर सकते हैं? अगर ये सब लोग लिख के एक साथ दे दें, एक साथ कह दें, आपके चैनल से कह दें, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। डेफिनेटली चुनाव आयोग को ये सोचना पड़ेगा, लेकिन ये करेगा चुनाव आयोग फिलहाल, क्योंकि ये सारे चुनाव से रिलेटेड चीजें हैं, तो करेगा चुनाव आयोग। लेकिन
इसका बहुत बड़ा असर होता है अगर सारी पार्टीज एक साथ सहमति दिखा दे एक चीज पे। खाली बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होगा। ये जरूर हम लोग कर सकते हैं कि भैया ये प्रिकॉशंस ले लो, इतना कर लो, और हम हर तरीके से तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हम एक रूल्स बनाएंगे तो ये हमारे ऊपर सब हर चीज का ठीकरा फोड़ देते हैं। हमने तो कहा था कोई बात नहीं एक्सटेंड कर लेते हैं, ये कहते हैं कैसे एक्सटेंड कर ले, क्योंकि बीजेपी हार रही है। लेकिन सीमा जी अभी आपने कहा कि हमने तो कहा था कि एक्सटेंड कर लेते हैं। चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उत्तर प्रदेश से तो वो कहता है कि सभी दल कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होने चाहिए और हम नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि हमने तो ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं टाल देते हैं? आप कैसे ये कह रही हैं? एक एडवाइस थी कि चलिए अगर सब लोग कहते हैं, जनता ने कहा एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर लेते, आपके माध्यम से ही बात उठी थी, लेकिन इन्होंने दिन पे न्यूज़पेपर में ये बात आ गई कि नहीं हम नहीं एक्सटेंड करना चाहते, बीजेपी हार रही है इसलिए ये एक्सटेंड की बात कर रही है। रही चुनाव यूपी में भी, तो देखिए चुनाव आयोग ने किसी एक से नहीं पूछा, चुनाव आयोग ने सारी पार्टी को। सीमा जी कांग्रेस से हमारे साथ में अनिल जी लगातार बने, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी अनिल जी अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब मीटिंग हुई चुनाव आयोग की स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और सभी दलों के साथ, चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि सभी दलों ने कहा कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि रैलियों पे अंकुश लगाया जाए और रैलियों की या तो संख्या कम हो या उसमें कुछ और निर्णय ऐसे लिए जाए। तो ये बात नहीं है कि वहां पर रैलियों को कम करने की बात किसी दल ने नहीं कही हो या बंद करने की बात किसी दल ने नहीं कही हो, सभी ने सहमति की है इस बात पर। तो उस पर निर्णय लेकर के तत्काल उस पर कोई ना कोई निर्णय होने चाहिए। ये बात सही है कि जब तक छूट रहेगी तो कोई एक दल रैली करेगा, दूसरे को लगेगा हम पीछे न रह जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको उस पे दबाव में आता है। तो इस प्रकार से निर्णय तुरंत होने चाहिए। जब कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं इस बात को, दिल्ली उसमें लखनऊ में मीटिंग हुए और चुनाव आयोग ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पे सबको बता दिया है पूरे देश को कि सभी दलों ने कहा है कि रैलियों पे अंकुश लगाया जाना चाहिए और वो इस बात पे सहमत है। तो सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और दोनों को निर्णय लेकर के कोई ना कोई योजना सामने लानी चाहिए। ये बात बिल्कुल होनी चाहिए। इस बात से मैं एक बात से सहमत हूं, मैं अपनी बीजेपी की प्रवक्ता से, कि हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, निश्चित रूप से साथ रहना सीखना पड़ेगा, लेकिन ये बात भी सही है कि इस भेड़ चाल से हमें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ेगा कि वो कर रहा है तो हमें भी करें, लेकिन इस पे कोई ना कोई गाइडलाइन निश्चित रूप से बनना चाहिए। ठीक है सीमा जी, अभी आपने कहा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है और सबको अपने अपने तरीके से रहना सीखना होगा। कोरोना हमारी नॉर्मल लाइफ में पूरी तरह से शामिल हो चुका है, लेकिन सीमा जी जब मैं बार बार कह रही हूं कि ये आम समय नहीं है, ये किसी भी दोनों लहरों के जैसे दूसरी लहर आई उसके बाद का जो वक्त था उस पर इस तरह की सख्ती नहीं हुई। आपकी पार्टी बीजेपी कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लगा चुकी है, जो उत्तर प्रदेश में भी शाम को मीटिंग है वहां पर भी इसकी जो है चर्चा हो सकती है और संभावना है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू की भी बात चल रही है। तो अगर आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं और चुनाव आयोग में उधर कहते हैं कि रैलियों में अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन किस रैली में अंकुश लगता हुआ दिखाई दिया? चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके मोदी जी हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात कर ले, सभी जगह पर रैलियां तो जोर शोर से हो रही है ना। आप बताइए, आपकी पार्टी ने क्या बीजेपी में आज रैली करना बंद कर दिया? चुनाव आयोग ने तो कहा था ना रैलियों पर अंकुश लगाइए, पर किसी भी पार्टी की ओर से ऐसा हो नहीं रहा है। सिर्फ नीति बनाने वाले नसीहत देकर चले गए और उस नसीहत को मानने वाला कोई नहीं है। देखिए, हमने रैली करी, उसके बाद केजरीवाल जी की रैली हो गई है ना, अब ये प्रियंका गांधी की रैली तैयार बैठी है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते ना कि खाली बीजेपी अगर रोक लगा देगी तो सभी रुक जाएंगे। वही बात आ गई कि जो नहीं, बीजेपी सत्ता में है इसलिए हम आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपकी सरकार है। अगर आप किसी प्रकार का कोई नियम बनाते हैं, अगर आप सिर्फ हम ये कहते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू की अगर आप बात कर देते हैं तो भी कम से कम चेन को तोड़ने में थोड़ी तो मदद मिलेगी ना। जी, रात का देखिए इसके बारे में भी विचार आगे होगा, क्योंकि इतना ज्यादा उत्तराखंड में इतना ज्यादा अभी क्रूशियल सिचुएशन में नहीं है कोरोना और एमडीकॉन जो भी है, ये भी अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा आ रही हैं ना। तो जब ऐसा लगेगा थोड़ा बहुत, सीमा जी तीसरी लहर हमारे मुहाने पर खड़ी हुई है कि आपके पास डेटा है। 8 मरीज आपके उत्तराखंड में आज ओमिक्रॉन के मिले। आपको पता ही 8 एक व्यक्ति 35 लोगों को संक्रमित करता है। अगर ये 8 की चेन आगे बढ़ती तो कितनी जल्दी आंकड़ा आगे बढ़ेगा? जी, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा मैडम, लेकिन ये बात वही है कि रैली के बारे में विचार कब और किससे होगा? लगातार जो भी शीर्ष नेतृत्व है सब जगह पर पार्टियों की रैली हो रही है, हर पार्टी करे। हमने कहा ना आज कोई राजनीतिक हमला नहीं हो रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ देश की उत्तराखंड की जनता की हम बात कर रहे हैं।
वही कह रही हूँ कि काम हमारा है जनता को जागरूक करना कि आपके भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, और किसी के फोर्स पर भी मत जाइए, फोर्स करने पर भी मत जाइए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जो बहुत सुनना चाहते हैं, बहुत बारीकी से सुनना चाहते हैं, वो जरूर जाएंगे रैली में, चाहे वो किसी की भी पार्टी। मैं तो ये तो नहीं कह रही खाली हमारी पार्टी में रैलीज में और औरों में मत जाओ, लेकिन जनता को खुद समझदार होना का। ठीक है, यानी नियम जो बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, सिर्फ जागरूकता से अगर काम चल रहा होता सीमा जी, तो ये जो लॉकडाउन 2 बार लगाया गया ऐसा होता नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम आते हैं कमलकांत जी के पास, यूकेडी से हमारे साथ में बने हुए हैं। आपने कहा कमलकांत जी कि अगर सत्ताधीन जो पार्टी है वो अगर नियम बनाएगी तभी हम सब मानेंगे। आप तो उत्तराखंड के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं, क्या आप लोगों का हक नहीं बनता कि कम से कम आपकी पार्टी की ओर से कोई सम्मेलन, किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा ना की जाए? लेकिन आज सुबह ही मैंने खबरों में दिखाया कि किस तरह से वहां पर यूकेडी की भी एक सम्मेलन हो रहा है, बड़ी संख्या में भीड़ थी। तो इस तरह से अगर सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे तो कोरोना से लड़ाई कैसे होगी? अरे चुनाव को भी छोड़ दीजिए, आप अपने अपने परिवार और उत्तराखंड की जनता के बारे में सोचिए ना। आप सही बोल रही है कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड की जो उत्तराखंड क्रांति दल में लोग बाहर से नहीं आते, वो उत्तराखंड के ही लोग होते हैं। उत्तराखंड में कमलकांत जी, इसके पहले भी आप यही कह रहे थे कि उत्तराखंड के ही लोग होते, क्या उत्तराखंड के लोग संक्रमण आगे नहीं बढ़ाते? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप बात समझो ना, मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्तराखंड में कोरोना नहीं फैला है और उत्तराखंड में लोगों को अगर कोरोना होता तो वो जाते, लेकिन जो बाहर से दल आ रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी आए थे तो उनको बाहर से कोरोना लेकर यहां उत्तराखंड आए। अगर उत्तराखंड के लोगों को होता तो वो अब तक काफी हो जाते, लेकिन जिस तरह से बाहर से लोग आए और जिस तरह से उनका बाहर के लोग उत्तराखंड में आए, क्योंकि वो एक फ्लाइट से आते ही एसी में रहते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा संक्रमित करता है और उसी के माध्यम से यहाँ उत्तराखंड में फैल रहा है। जो कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ नहीं फैला है, अभी यहां से ओमिक्रॉन नहीं आएगा, जो आएगा फ्लाइटों के माध्यम से आ रहा है, जो फ्लाइटों से आ रहे हैं तो उनसे फैल रहा है। अगर वो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली का लोग मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने जिस तरह से यहाँ रहे, कल वो संक्रमित हो गए। और अभी पता चला है कि तमाम जो यूरोपियन देश हैं, तमाम ये कनाडा, यूरोप, सिंगापुर, जापान, तमाम देशों ने अपनी फ्लाइटें बंद कर दी हैं और मिडिल ईस्ट के कई देशों ने भी बंद कर दी गई है। और अभी पता चला 66 लोग गोवा में संक्रमित पाए गए हैं बंदरगाह पर। तो जो बाहर से आने के कारण ज्यादा हो रहा है, ये देखा जा रहा है। ठीक है, यानी ये बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं कमलकांत जी। अगर आपने कहा ना कि फ्लाइटों से बाहर से आने वाले लोग फैला रहे हैं, ये बहुत पहले की बात हो गई। ये तब हो सकता था जब 1-2 मरीज ओमिक्रॉन के हमारे देश में पाए गए थे। 8 मरीज आज की डेट में आपके उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के हैं, तो सतर्क हो जाइए। रैलियों में जो आप लोग भी जा रहे हैं ना, हो सके तो वर्चुअली करिए, हम भी आपको यही नसीहत देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी पार्टियों से मेरा ये सवाल है कि देखिए, आप सबका कहना है कि बीजेपी जो है अगर वो कोई नियम बनाती है, सत्ताधीन पार्टी जो है वो नियम बनाती, तब हम मानेंगे। अगर वो नियम नहीं बना रही है तो कल को अगर आपसे स्थिति नहीं संभलेगी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तब किसका नुकसान होगा? नहीं मैम, अगर सरकार अगर कानून बनाती है तो उसको सभी को पालन करना पड़ेगा। और जब तक, जहां तक की बात है कि चुनाव आयोग जब तक घोषणा नहीं करता तब तक चुनाव आयोग पर कोई वो अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा कर देगा और देखेगा राज्य में स्थिति खराब है, तुरंत वो अपने दिशा निर्देश दे देगा। ये मैं बता दूं, अभी चुनाव आयोग का कोई खेल ही नहीं है। जो करना है सरकार ने करना। अभी अगर बीजेपी चाहती तो पहले एक बड़ी रैली को बंद कर देती, तो एक एग्जाम्पल सेट कर देती, तो शायद दूसरे लोग भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल भी नहीं दिया। जिस तरह से 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए, 2 चुनावी रैलियां हो गई, तो इसमें तो कोरोना विस्फोट हो गई। ठीक है, यानी हर व्यक्ति एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहा है कि जब वो आगे बढ़ेंगे तभी हम आएंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में अमरेंद्र जी लगातार बने हुए। अमरेंद्र जी, देखा आपने कि किस तरह से दिल्ली मॉडल की बात आप करते रह गए और अरविंद केजरीवाल जी को अब होम आइसोलेशन में जाना पड़ गया है, कोरोना उनको हो गया है। लेकिन क्या आगे किस तरह से आप यहाँ पर रहेंगे? क्योंकि आचार संहिता लगने में जितना वक्त था उसके पहले कई बड़ी रैलियां यहाँ पर प्रस्तावित थी, तो अब वो रैलियां होंगी या फिर वाकई में अब कम से कम कोरोना से डर आप लोगों के मन में बैठेगा जब आपके खुद के मुख्यमंत्री संक्रमित हो जाते हैं? देखिए, सवाल हमारे मुख्यमंत्री और किसी और के मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री जी का नहीं है। सवाल
इस बात को लेकर के है कि कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और हमको कैसे उससे बचाव करना है। अपने अपने लेवल पर हमको कैसे जागरूक रहना है, कैसे लापरवाही नहीं करनी है, और उसके अलावा सरकार के स्तर पर इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या गतिविधियां सरकार की तरफ से, क्या नियम जारी होने चाहिए ताकि जनता उन नियमों का पालन कर सके। तो पहली बात, हम शुरू से ही सभी दल इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो चुनावी रैलियां हैं उनको रोकने के लिए सरकार को, मैं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सरकार हम सबकी है, वो कोई भी दल हो, सरकार सबकी होती है। तो सरकार को इस पर निश्चित तौर पर एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए और ये निर्णय ले लेना चाहिए कि राजनीतिक रूप से रैलियों पर रोक लगे, राजनीतिक रूप से बैठकों पर रोक लगे। जब तक ये सब दल आपस में तय नहीं करेंगे, तब तक एक दल यदि किसी बैठक को शुरू करेगा तो दूसरा दल भी उनको जारी रखेगा। इससे इस पर रोकथाम लगने वाली नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि इस पर सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए इससे पहले कि चुनाव में जाएं और स्थिति और भयावह हो उत्तराखंड के भीतर। तो इसको सभी राजनीतिक दलों के लोगों की बैठक ले लेनी चाहिए सरकार को, और सरकार को इस पर निर्णय ले लेना चाहिए ताकि ये कंट्रोल में रहे और अनकंट्रोल ना हो सके। हमारा तो इतना कहना है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस सरकार, चूंकि जिम्मेदारी सरकार की रहती है, तो सरकार को इस पे कोशिश करनी चाहिए कि सबको साथ बिठा करके इसमें जो है, इस पे राजनीतिक जो उपक्रम है, राजनीतिक, ठीक है, यानी सरकार के नियम बनाने का इंतजार आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अनिल जी के पास चल लेते हैं। अनिल जी, अभी आप भी कह रहे थे कि सरकार नियम बनाएगी तो मानेंगे। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह के, कौन से नियम बनाने चाहिए जिससे कि कोरोना और ओमिक्रॉन से बचा जा सके? बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो यह तय होना चाहिए कि सरकार ये फाइनल करे कि चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं, चुनाव आयोग के साथ बैठ करके तय करे। दूसरी बात ये तो तय हो चुका है ना, और उसमें सभी दल रहे होंगे। हाँ, नहीं, अभी ऐसा है, वो 10-12 दिन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में बैठ के तय नहीं हुआ है। अभी जो फाइनल हुआ है लखनऊ में बैठ के हुआ है, तो 5 राज्यों में सरकार है, तो उसके हिसाब से उसमें निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात, यह निर्णय लेना चाहिए कि रैलियों पर रोक लगे, और यह भी तय होना चाहिए चुनाव प्रचार जो होगा वो आप व्यक्तिगत रूप से गली गली जाकर के, घर घर जाके करेंगे। मैक्सिमम लोग, इतने लोग जा सकते हैं, इतने लोगों को जाना चाहिए, इससे अधिक लोग ना उसमें शामिल हो। तो ये सब चीजें अगर अभी से तय हो जाएंगी तो निश्चित रूप से जो आगे आने वाला समय होगा उससे हम कोरोना से बच सकते हैं। और ये तत्काल होना चाहिए, तत्काल एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि तब तक फिर बहुत लेट हो जाएगा। और निश्चित रूप से जैसे हमारी बीजेपी की हमारी बहन बोल रही थी कि जागरूक कर रहे हैं जनता को, तब तक जागरूकता करते करते देर हो जाएगी। यानी जागरूक करते करते देर हो जाएगी। यूकेडी से हमारे साथ में अमरेंद्र जी, यूकेडी से हमारे साथ में कमलकांत जी लगातार बने हुए हैं। कमलकांत जी, अभी देखा कि अनिल जी का भी कहना है कि जब नियम बनेंगे, यहाँ पर सारे प्रवक्ता बैठते हैं तो कहते हैं कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव आयोग के साथ मीटिंग होती है तो कह देते हैं कि नहीं, हम सब तो चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो। तो समझ नहीं आता कि आखिर ये दल जो है वो चाहते क्या है। आप बताइए, क्योंकि आप भी सम्मेलन में हिस्सा लेने से आपके भी जो लोग हैं वो चूक नहीं रहे हैं लगातार। क्या आप भी पूरी तरह से बीजेपी को ही जिम्मेदार मानते हैं? तभी नियमों को फॉलो किया जाएगा जब बीजेपी नियम बनाएगी, वरना कोरोना का कोई खतरा नहीं। आप सब लोग कोरोना प्रूफ हो चुके हैं। अभी तक तो सरकार के पास है, सरकार ही चला रही है, तो सरकार जब तक सरकार के पास है, सरकार नियम बनाएगी। जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा कर देगा उस समय चुनाव आयोग के पास पूरी सत्ता रहती है कि वो कैसा नियम बनाती है। दूसरा, वो चुनाव आयोग ये भी देखेगा क्या कितने लोग संक्रमण के स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेगा कि स्वास्थ्य विभाग से कि कितने लोग अभी पर डे कितने आ रहे हैं, उसी अनुसार वो दिशा निर्देश जारी करेगा। जहां तक सवाल है, अभी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार चाहती तो एक एग्जाम्पल सेट कर देती, लेकिन हमारी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, चाहे हम किसी एक क्षेत्रीय दल होने के बाद कि बिल्कुल हमको बिल्कुल तौर तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछली पीड़ा हमने सहन कर ली है, काफी तमाम लोग भी मरे हैं, और जिस तरह से राज्य की दुर्दशा हुई है उसमें तो हमें देखना पड़ेगा, हमें भी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसमें गलत नहीं कह रही, मैं उस बात को पूर्णतः सहमत हूं। और हम इसके जो भी नियम बनेंगे, जो भी दिशा निर्देश होंगे, और व्यक्तिगत रूप से भी मैं 2 दिन से वैसे भी बाहर नहीं जा रहा हूं, उसका मैं अनुसरण कर रहा हूं।
ठीक है, यानी एग्जाम्पल सेट करना होगा। सीमा जी, आपने सुना, कांग्रेस और यूकेडी और आप सबका यही कहना है कि एग्जाम्पल सेट करना होगा और उम्मीद पूरी की पूरी बीजेपी से लगाई जा रही है। तो बीजेपी कह रही है कि हम विचार करेंगे। एग्जाम्पल कब सेट होगा? करिए ना एग्जाम्पल सेट, ताकि जनता बच सके। जी, जैसा कि लोगों ने कहा, अगर सभी पार्टियां इस बात पे सहमति दिखाती हैं कि रैली जो है वो एक नंबर लिमिट होना चाहिए कि इतना नंबर आएगा बस खाली उस रैली में, तो हम भी उस बात पे करते और आगे इस बात को ऊपर उठाया जाएगा। उम्मीद है कि इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा जल्दी। सीमा जी, आप उत्तराखंड में आपकी पार्टी सत्ता में है और किसी भी प्रकार की अनुमति या सहमति की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई नियम बनाना चाहें तो ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? आप चाहें तो नियम बना सकती हैं कि एक जगह पर इतने से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, फिर आप किस बात की सहमति? सहमति तो चुनाव आयोग के साथ बैठकर होगी ना। आप सत्ता में हैं, आप किसी प्रकार का नियम बना सकती हैं। तीसरी लहर आपके दरवाजे पर खड़ी है। अभी इन सभी पार्टीज ने बोला है, अगर ये सभी पार्टी इस बात की सहमत होंगी तभी तो बनाएंगे। आपको इनकी सहमति की जरूरत क्यों है? आपको इनकी सहमति की जरूरत क्यों है? नहीं, क्योंकि जब देखिए चुनाव होता है, सबका होता है, रैलीज होती है, सबके होती है, तो हम उसमें भी सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर सबकी सहमति हो जाएगी तो रैली बंद हो जाएंगी या लिमिटेड हो जाएंगी या वर्चुअल हो जाएंगी। वो होगा तो सबके लिए होगा। ठीक है, यानी अब बीजेपी जब कोई नियम बनाएगी, बीजेपी किसी प्रकार की कोई जब भी ऐसे नियम बनाती है, लॉकडाउन लेती है, तो क्या सबकी सहमति लेती है? इसके पहले जब आपकी पार्टी की ओर से लॉकडाउन लगाया गया देश में, बीजेपी ने सत्ताधीर जो शासन ने लगाया, तो क्या वो परमिशन लिया था आपने सभी पार्टियों से? आप ये देख रहे थे ना कि आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। आप बता रही है कि आपको नियम बनाने के लिए, आपको किसी प्रकार का कोई नियम लागू करने के लिए अपने प्रदेश में परमिशन की जरूरत है। आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रही हूँ तब चुनाव नहीं था, पूरा हमारे शासन हमारे हाथ में था, जो भी हम करते, लेकिन अब चुनाव का दौर है। इस समय सारी पार्टियां जो है वो मैदान में है, तो सबकी सहमति तो होगी ना। अगर ये क्यों सहमति होगी? क्योंकि आपको भी रैली करनी है, इस वजह से, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि बड़ी बड़ी हमारी रैलियां हो। वो तो सभी चाह रहे हैं ना। अभी मैंने बोला ना कि अभी केजरीवाल जी की हुई, उससे पहले राहुल जी की हुई थी, पहले मोदी जी की हुई थी, अब प्रियंका जी आगे तैयार है। तो यानी सबको बीजेपी से उम्मीद है कि बीजेपी को एग्जाम्पल सेट करेगी, तब हम उस राह पर आगे बढ़ेंगे। और बीजेपी कह रही है कि हम सबकी अनुमति मिलेगी। यानी बीजेपी आप आज क्या बात करिए? आपको पता है, आप कह रही है कि आप कोई नियम बनाएंगे अपने प्रदेश में, जहां पर आपकी सरकार चल रही है, वहां पर भी आपको सहमति की जरूरत है। अरे चुनाव आयोग के नियम तो अलग है ना, लेकिन आप जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती उसके पहले तो आप नियम बना सकती हैं। अभी देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आज वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। क्यों नहीं कर रही है बीजेपी अपने जहां पर उसकी सत्ता है? दिल्ली में भी चुनाव का नहीं है माहौल, इसलिए कर दिया उन्होंने। तो यानी चुनाव को देख के कोरोना से लड़ाई लड़ने की तैयारी करेगी सरकारें। आप साफ कह रही है ना, क्योंकि चुनाव नहीं है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो खूब नियम बना देती है, वहीं अरविंद केजरीवाल जी आकर उत्तराखंड में रैली करते हैं और संक्रमित हो जाते हैं, और आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। यानी सब एक ही राह पर चल रहे हैं, जनता की फिक्र किसी को नहीं है। आप नियम बनाने की बात कर रही हैं, रैलीज की, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, वो रैली के नियम बनाए जाएंगे, है ना। बहुत ही जल्द इस पे विचार विमर्श हो रहा है, बहुत ही जल्दी इस पे निर्णय लिया जाएगा कि रैली किस तरीके से कराएं। ठीक है, बहुत ही जल्द हम देखेंगे वो जल्द कब होगा। कितनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिन दोनों रात चौगुने की रफ्तार से कोरोना की वृद्धि हो रही है, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि तीसरी लहर को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा था। अमरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी से आप बताइए, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव नहीं है, इस वजह से आपने बड़े बड़े नियम वहां पर बना दिए, लेकिन क्या आपको उत्तराखंड की चिंता नहीं है? उत्तराखंड में तो आप खूब रैली कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ जो इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी बात में कह रहे थे कि हम सब दलों को बीजेपी से उम्मीद है, हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। अभी आपने कहा ना कि एग्जाम्पल सेट करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हम सरकार की बात कर रहे हैं कि हमको सरकार, चूंकि किसी भी राज्य में या प्रदेश में सरकार है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी यदि घटना बड़ा रूप ले रही है तो उसको नियंत्रित करने का जो काम है वो सरकार का है। तो इसलिए हम उम्मीद सरकार से करते हैं। अब सरकार इसमें यदि पहल करे, सरकार अगर नियम बना ले, तो हम तो इसी बात को कह रहे हैं कि सरकार को नियम बनाने पड़ेंगे 3 तौर पर। देखिए, एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक सरकारी स्तर पर और एक प्रशासनिक स्तर पर। इन तीनों स्तर पर इस मामले में सोचने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर यदि कोई किसी बात को लेकर के किसी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए सरकार को नियम बनाने ही होंगे।
और चूंकि कोई बहुत तो ऐसा नियम बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है जिससे आम लोगों को परेशानी हो, लेकिन कुछ ऐसे नियम जिससे चुनावी जो गतिविधियां हैं उनको हल्का किया जा सके। हम तो ये कह रहे हैं, बड़ी रैलियों पर रोक लगे, बड़ी सभाओं पर रोक लगे, बड़े जो बैठकें हो रही है उस पर रोक लगे, जैसे बीच में वर्चुअली जो चल रहा था उस पर रोक लगे। तो यदि हम अभी से इस तरह से नहीं बचाव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये बड़ा रूप ले लेगा। तो ये जिम्मेदारी, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, हम सरकार की बात कर रहे हैं। और हमारी लेकिन सरकार में बीजेपी है ना, तो सरकार से होती है, सरकार को ये करना चाहिए। ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी राजनीतिक दल है, हम भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, यूकेडी भी राजनीतिक दल है। तो यदि एक गाइडलाइन अगर सरकार बना देगी तो सभी दलों को उस गाइडलाइन के नीचे आकर के काम करना पड़ेगा। हम ये अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, यानी गाइडलाइन का इंतजार है, उसके बाद ही जनता की फिक्र होगी। खुद जनता तो कहना छोड़ दें, हम खुद अपनी फिक्र होगी, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना और ओमिक्रॉन बढ़ रहा है उसमें किसी को भी ये नहीं है कि सिर्फ इसको होगा इसको नहीं होगा, हम सब उसकी चपेट में आ सकते हैं। सवाल ये भी है कि एक तरफ शक्ति की मार है, दूसरी ओर रैलियों की भरमार है। शक्ति रात में हो रही है और रैलियां दिन में हो रही हैं, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। कैसे आखिर बचेंगे? यूकेडी से हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार कमलकांत जी, आप बताइए क्या लगता है कमलकांत जी आपको, सरकार को जो उत्तराखंड में है बीजेपी की, उसको किस तरह के नियम बनाने चाहिए ताकि जो चुनाव है इस दौर में, चुनावी साल में, चुनावी दौर में हम उत्तराखंड को कोरोना की इस महामारी से बचा पाएंगे? देखिए मैम, जिस तरह से कोरोना का फैलना लगातार जारी है, तो जिस तरह की बड़ी बड़ी जो रैलियां हैं वो सरकार को नहीं करनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी अभी हाल ही में क्या कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आए। तो इस तरह के जो बाहर से आ रहे हैं और बड़ी रैली जो हो रही है उसमें कोरोना का विस्फोट हो चुका है और हो गया होगा। काफी लोग अभी संक्रमित हैं। जैसे संक्रमण फैलता है तो संक्रमण 1-2 दिन में थोड़ी बीमार होता है, वो कम से कम 20 से 25 दिन बाद उसका असर दिखने लगता है। वो सोचता है हल्का फुल्का है, फिर बहुत दिनों बाद उसका असर होने लगता है। और कोरोना जिस तरह से कि लाख की जो रैलियां हुई है वाकई में संक्रमित हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि उसका असर आपको 1 महीने बाद दिखेगा कि वो कितने लोग संक्रमित हैं। अगर इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो ये बहुत ही दुखद है, मैं इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। फिर हम वही पुरानी जैसे जिस तरह की मौत के मुंह से निकल के आए, फिर एक बार हमें ऐसा जाना पड़ेगा। हमें नहीं करनी होंगी इस तरह से। बाकी जो छोटी छोटी जनसभाएं कर सकता है वैसे, और जो दिखता है अगर ज्यादा होता है वो सरकार, चुनाव आयोग तो बाद में करेगा, उसका जब चुनाव आचार संहिता होती है तब आती है। चुनाव आयोग पर कोई बात नहीं कही जा सकती अभी। बस इतना ही कह सकता हूँ, सबको सावधान पूर्वक रहिए, सावधान तरह से रहिए। बाहर से संक्रमित जिस तरह से फ्लाइटों से लोग आ रहे हैं उनसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। ठीक है, यानी आपको यही लगता है कि बाहर वाले जो हैं वो उत्तराखंड में आकर संक्रमण फैला रहे हैं, जबकि कमलकांत जी ऐसा नहीं है। अगर एक बार संक्रमण फैल चुका है तो वो चाहे बाहर का हो या अंदर का हो, जिसको हो गया है वो और लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। सीमा जी आप बताइए, सिस्टम की मजबूरी, चुनावी रैली आखिर क्यों जरूरी है? क्या बिना रैली करे कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि रैली करे बगैर नहीं चुनाव जीता जा सकता। आजकल की जनता बहुत जागरूक है और सब पता होता है कि काम ने करे हैं और कौन कर सकता है और कौन देश को आगे ले जा सकता है और कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है, रहेगी हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। ये सब जनता को पता होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत होती है, जनता को जागरूक कराने के लिए, उसके लिए स्पेशली रैलीज करी जाती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो डेफिनेटली आगे ये विचार किया जाएगा कि रैलीज में नंबर्स कम हो, यानी कि लोगों के नंबर की लिमिट दे दी जाए। ऐसा ही हम सोचते हैं कि आगे हो, और ताकि लोग सुरक्षित है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क करें। बाकी जनता से भी यही कहूंगी, मैं स्पेशल अनुरोध करूंगी कि आप बिना मास्क के कहीं मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। जैसे पहले हमें कुछ नहीं पता था, आज हमें सब पता है कि कोरोना से कैसे बचा जाता है। बिल्कुल, तो सभी राजनीतिक पार्टियों का यही कहना है कि जागरूक होइए, क्योंकि चुनावी रैली तो है वो लगातार हो रही है। लोगों का कहना है कि विचार किया जाएगा तभी हम इससे बच पाएंगे, और देखना होगा कि कब विचार होगा। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और देवभूमि के दंगल में आने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आई हैं। लेकिन हम के न्यूज आपसे यही अपील करते हैं कि चुनावी रैलियों में जाने से बचिए और अपने आप को, अपने देश को, अपने प्रदेश को
को सुरक्षित रखिए। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।